गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में भूगोल का लेसन जो हमारा चौथा चल रहा था उसे आगे पढ़ेंगे। कल हमने जनसंख्या संरचना पर पढ़ा था, जिसमें नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे साक्षरता। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे। यह प्रदेश की सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सकें। तो अगर साक्षरता दर जो है प्रश्न आ जाए कि साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सकें, उसे साक्षरता दर कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना गया। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता आवश्यक तत्व है। इसलिए साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता तथा व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करती है। अतः किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व के ज्ञानार्थ साक्षरता का महत्व सर्वाधिक है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाओं तथा सरकारी नीतियां प्रमुख हैं। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हो पाता है। सारणी में विश्व साक्षरता के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। तो इस सारणी के अंदर विश्व में 100% साक्षरता वाले देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा का पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति व विकास करती है। विश्व स्तर पर सभी देशों की सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती है कि उन्नत तथा नगरीय अर्थव्यवस्थाएं उच्चतर साक्षरता दर तथा उच्चतर शैक्षणिक स्तर को प्रतिबिंबित करती है। विकासशील देशों को इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक संरचना में उन लोगों का अध्ययन किया जाता है जो लोग काम करते हों, मेहनत करते हों या क्रियाशील हों। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों में से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे कि जो लोग काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उन्हें ही सक्रिय जनसंख्या माना जाता है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई है इसी सक्रिय जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग होते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली गैस, जल एवं सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं तथा अनेक अवर्गीकृत व्यवसाय। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत करता है। कार्यशील जनसंख्या
जो 15 से 64 वर्ष की आयु के स्त्री व पुरुष। कार्यशील जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में संलग्न है। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय रहता है। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय होता है। अति विकसित या औद्योगिकृत देशों में तृतीयक व्यवसाय में 40 से 45% तक कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय में 60 से 70% जनसंख्या जुड़ी है। चतुर्थक व्यवसाय का प्रतिशत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, लेकिन इनकी आय सर्वाधिक होती है। इस व्यवसाय में से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शोध आदि कार्यों से समय को गतिशीलता प्रदान करती है। तो हमारा ये चौथा लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो आप सबसे पहले अंडरलाइन की हुई लाइनों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा उसके पश्चात आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके प्रश्नोत्तर आपको कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।